नमस्कार। आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि लोक प्रशासन का एक अध्ययन विषय के रूप में विकास, इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। हम लोक प्रशासन के अगर एक विषय के रूप में विकास की बात करें तो एक अलग बिंदु हो जाता है। बाकी लोक प्रशासन का विकास तो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही प्रारंभ हो गया था। जैसे जब मानव सभ्यता का जन्म हुआ और जहाँ पर भी जब दो से अधिक लोगों ने जहाँ भी कार्य किया वो प्रशासन तो था ही। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशासन तो बहुत पहले ही बहुत पहले से ही कार्य कर रहा है अपना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की बात। तो 17वीं शताब्दी तक जो लोक प्रशासन है वो शब्द अस्तित्व में नहीं आया था। इस शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी में सबसे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया था और लोक प्रशासन पर पहली पुस्तक 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बेनिन ने लिखा था। और इसके अध्ययन विषय के रूप में जो लोक प्रशासन का विकास हुआ है इसको हम 5 चरणों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं और इन 5 चरणों का क्रमवार यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला चरण है 1887 से 1926 तक का। एक अध्ययन के अनुशासन के रूप में वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। ये एक अमेरिकी विद्वान थे और इनके द्वारा 1887 में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका नाम था प्रशासन का अध्ययन, अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक परिवर्तनकारी घटना थी इस युग में। इस लेख में इन्होंने राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग बताया। इन्होंने ये स्पष्ट किया कि संविधान की रचना सरल है, रचना की जा सकती है, लेकिन उसको संविधान की भावनाओं को क्रियान्वित करना एक कठिन कार्य है। इस संबंध में उन्होंने एक उल्लेखनीय नाम कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक फ्रैंक जे गुडनाउ का भी लिया, जिन्होंने सन 1900 में राजनीति तथा प्रशासन नामक पुस्तक लिखी। इनके अनुसार राजनीति राज्य की इच्छा अथवा नीतियों का प्रतिपादन करती है, जबकि जो प्रशासन है राज्य की उस इच्छा या नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि यहाँ राजनीति जिसमें नियमों का निर्धारण किया जाता है और प्रशासन जिसको क्रियान्वित किया जाता है। गुडनाउ और जो वुड्रो विल्सन है दोनों ने ही राजनीति और प्रशासन को पृथक पृथक माना। इस समय अमेरिका राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था, इसलिए सुधारों की मांग उठ रही थी और लोक प्रशासन के अध्ययन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। सन 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि सरकार में कार्य करने के लिए दक्ष व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीति शास्त्र के अध्ययन का एक लक्ष्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीति ही है जो कि निर्धारण करती है, नीतियों का निर्धारण करती है, और जब नीतियों को क्रियान्वित करना अनिवार्य है तो उसके लिए कहते हैं कि ये आवश्यक है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो कि जिससे कि प्रशासन अच्छी तरह से कार्य कर सके और निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन कर सके। और इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी, इसमें राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन पर आधारित था ये
काल जो प्रथम चरण निर्धारित किया गया था। सन 1926 में एल डी फाइट ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। यह लोक प्रशासन की प्रथम पाद पुस्तक थी। इसमें राजनीति और प्रशासन के महाविभाजन को स्वीकार किया गया था। इसके पश्चात लोक प्रशासन का द्वितीय चरण आया और इस द्वितीय चरण को सन 1927 से 1937 के समय को सम्मिलित किया गया इसमें। और इस काल में जो प्रथम चरण में राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन पर आधारित था, इसमें ये देखा गया कि इसमें दोबारा विचार किया गया कि क्या ये द्विभाजन उचित है, और इस बात पर इसमें बल दिया गया कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं जिनका पता लगाया जाना चाहिए। इस चरण की सर्वाधिक जो उल्लेखनीय कृति थी वो W.F. विलोबी की पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत थी, जिसे कि सन 1927 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने प्रशासन के कुछ सिद्धांतों पर बल दिया और उसे कई अन्य विद्वानों ने अपनी स्वीकृति भी दी। इस समय जो पुस्तकें लिखी गई थीं उसमें था हेनरी फेयोल का इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, लूथर गुलिक और उर्विक की जो था पेपर्स थे, कुछ पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा मोने और रेले की जो प्रिंसिपल्स थे संगठन के सिद्धांतों के आधार पर जो पुस्तक रचा इन्होंने, उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन विद्वानों का यही मानना था कि प्रशासन में सिद्धांत की रचना की जानी चाहिए और जब सिद्धांत बनते हैं तो वो प्रशासन को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करेंगे। इसलिए इस समय अवधि में, इस चरण में, द्वितीय चरण में प्रशासन के कुछ सिद्धांतों की खोज की गई, उनकी रचना की गई। इसका तृतीय चरण आता है लोक प्रशासन के विषय में, उसे 1938 से 1946 का काल माना जाता है। तो द्वितीय चरण में जहाँ सिद्धांतों की खोज की गई, वहीं तृतीय चरण में उन सिद्धांतों को चुनौती दी जाने लगी। द्वितीय चरण में जो सिद्धांत बनाए गए, खोज की गई, और तीसरे चरण में उन्हीं सिद्धांतों को चुनौती दी जाने लगी। सन 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक कार्यपालिका के कार्य प्रकाशित हुई, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इस पुस्तक में चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि किन्हीं सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया, वरन संगठनात्मक विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक उपकरणों पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने सिद्धांत नहीं बल्कि संगठनात्मक विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक उपकरणों पर बल दिया। सन 1946 में हर्बर्ट साइमन ने अपना एक लेख प्रकाशित कराया जिसमें प्रशासनिक सिद्धांतों की इन्होंने हंसी भी उड़ाई, इसका मजाक बनाया। सन 1947 में साइमन ने अपनी पुस्तक प्रशासकीय व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में यह सिद्ध कर दिया कि प्रशासन में सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। चौथा चरण सन 1947 से 1970 का माना जाता है। चौथा चरण 1947 से 1970 का माना जाता है। लोक प्रशासन के विकास का चरण अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। इस संबंध में हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डाल के नाम उल्लेखनीय हैं। साइमन ने प्रशासन में सिद्धांतों को अस्वीकृत करते हुए लोक प्रशासन के एक विज्ञान होने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार ये जो कालावधि थी, ये जो समयावधि थी, इसने लोक प्रशासन के विकास पर संकट काल कह सकते हैं। अभी तक जो भी उपलब्धियां हुई थी उन्हें अब चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चतुर्थ चरण में प्रशासन के एक विज्ञान होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार यह काल जो है
वो लोक प्रशासनिक विकास का संकट काल था। अब तक जो भी उपलब्धियां हुई थी उन सबको चुनौती दी जाने लगी। लेकिन इस चरण की एक विशेषता यह थी कि साइमन ने अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देते हुए लोक प्रशासन को समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं मनोविज्ञान से भी संबंधित कर दिया। इसका यह अर्थ था कि प्रशासन के मानवीय और अन्य पहलुओं का अध्ययन हेतु इन विषयों का व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए। रॉबर्ट हॉल ने यह भी सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, क्योंकि इस संबंध में 3 बाधाएं हैं कि विज्ञान जो है वो मूल्य रहित होता है, जबकि प्रशासन मूल्यों से ही प्रभावित होता है। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि विज्ञान निश्चित नियमों पर आधारित होता है, जबकि प्रशासन का अध्ययन मानव व्यवहार पर आधारित है, जिसमें कि कभी भी समानता नहीं हो सकती, वो अनिश्चितताओं से भरा रहता है। अगली बात है ये बताया कि विज्ञान का एक गुण सार्वभौमिकता होती है, जबकि प्रशासनिक सिद्धांत सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो चरण था इसमें लोक प्रशासन के जो है पहचान का संकट उत्पन्न हो गया था। इसके पश्चात 5वां चरण आता है, जो कि 1971 से वर्तमान समय तक है। इसके अंतर्गत चतुर्थ चरण में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पंचम चरण में उनका परिणाम सकारात्मक रहा। इस समय में जैसे राजनीति और प्रशासन की पारस्परिक निर्भरता, लोक और निजी प्रशासन में समान सिद्धांतों की आवश्यकता, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल दिया जाने लगा। इस चरण में योगदान देने वाले जो विद्वान थे उनमें प्रमुख थे F.W. रिग्स, वाल्डो। इसी दौरान जो है नवीन लोक प्रशासन भी अस्तित्व में आया, जिसे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके उदय के भी कुछ कारण बताए गए, जैसे कि अमेरिका में लोक सेवा हेतु उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, 1971 में फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित ग्रंथ नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, और वाल्डो की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1977। तो ये सब चीज़ें थी जो कि लोक प्रशासन के 5वें चरण में अपना योगदान देती हैं, जो वर्तमान तक है। और नवीन लोक प्रशासन की जो कुछ विशेषताएं हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि राजनीति और प्रशासन द्विविभाजन को स्वीकार नहीं करता। ये कहता है कि राजनीति और प्रशासन दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दूसरी जो विशेषता बताई है नवीन लोक प्रशासन की, वो है कि लोक प्रशासन की मूल्य युक्त व्याख्या को भी अस्वीकृत करता है, और ये एक सृजनात्मकता पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन सृजनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है, और इसमें यांत्रिक जो सिद्धांत है उसका विरोधी नवीन लोक प्रशासन है। वो कहते हैं कि जो प्रशासन है वो एक यंत्र नहीं है, बल्कि सामाजिक है, एक मानवीय क्रिया है, और मानव से संबंधित समस्त कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसलिए मानवीय भावनाओं, सिद्धांतों और उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ये भी विशेषता बताई जाती है कि सामाजिक समता, सहभागिता, विकेंद्रीकरण, इन सब पर भी इस नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत बल दिया जाता है। और इसके जो प्रमुख विद्वान हैं, समर्थक विद्वान हैं, वाल्डो हैं, लिंडबॉम, विंसेंट ऑस्ट्रोम, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन आदि हैं, जो कि नवीन लोक प्रशासन के समर्थक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।